हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स एंड यूपीएचईएससी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के सिलेबस की फर्स्ट यूनिट बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड आज ये सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने बिजनेस इन्वायरमेंट की मीनिंग और कंपोनेंट्स के कुछ पार्ट्स हमने पढ़े थे। आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसके लिए अब हम लोग अपनी पीडीएफ को ओपन कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग कंप्लीट कर ली थी और कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का कुछ पार्ट भी हमने कवर किया था। थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवीजन कराते हुए हम आज आगे की ओर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपको बता चुके हैं, जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के दो पार्ट होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिसका कि आप ये ग्राफ या एक डायग्राम के थ्रू, एक टेबल के थ्रू इनका रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट रिलेटेड है आपके बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट से, जिसमें कि आपका इंक्लूड है वैल्यू सिस्टम, आपकी कंपनी का कल्चर, स्ट्रक्चर एंड जो आपकी जो है कंपनी में जो आपके वर्कर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर यूनियंस, फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़। ठीक है, ये ऐसा इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं, इन पे क्या होता है, आपका डायरेक्ट कह सकते हैं, डायरेक्ट आपका इन्फ्लुएंस होता है। तो कंपनी का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। ऐसे फैक्टर्स आपके इंक्लूडेड हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में। इन पे हमारा बेटर कंट्रोल होता है। इनको हम अपनी अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हैं, इन पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के भी दो पार्ट्स हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो होता है जो आपकी जो बियॉन्ड द बिजनेस लिमिट होता है, यानी आपकी बिजनेस यूनिट या आपकी बिजनेस जो प्रेमाइसेस है, इसके बाहर की बियॉन्ड द लिमिट ऑफ फैक्टर्स हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दो पार्ट हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। इसमें से भी जो माइक्रो इन्वायरमेंट है, ये हमारी कंपनी या हमारे बिजनेस प्रेमाइसेस के बाहर के फैक्टर हैं, लेकिन फिर भी हमारा इसमें थोड़ा सा कंट्रोल होता है। कह सकते हैं कि जो है हमारा लिमिटेड कंट्रोल। जैसे कि फर्स्टली है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो आपकी खुद की कंपनी है, इसके स्ट्रक्चर को आप अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चेंज कर सकते हो। दूसरा है आपके कस्टमर्स। कस्टमर से आपका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। उनको आप अपने प्रोडक्ट के प्रॉस एडवांटेज, सारी चीज़ें आप उनकी क्वालिटीज़, स्ट्रक्चर, सारा कुछ क्लियर कर सकते हैं। कंपटीटर्स भी थोड़े आपके इंटरेक्ट करते हैं आपके बिजनेस को, और आप कंपटीटर्स के अकॉर्डिंग खुद को चेंज बिजनेस पॉलिसीज़ में थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मार्केट हो गए, फिर सप्लायर्स हो गए, जो आपके रॉ मटेरियल्स के सप्लायर्स हैं। इंटरमीडियरीज में आपके जैसे होलसेलर, रिटेलर्स, आपके एजेंट्स वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं, एंड शेयर होल्डर्स। ये सारे ही फैक्टर्स आपके बिजनेस के बियॉन्ड द लिमिट है, लेकिन फिर भी आपका इन पर जो है थोड़ा सा इनडायरेक्ट कह सकते हैं कंट्रोल होता है। ठीक है, अब आते हैं आपके मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट में ऐसे फैक्टर्स आपके आते हैं जिन पे कि आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। आपको अपनी बिजनेस एंटिटी को इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। ठीक है,
अगर आपकी इंडियन इकोनॉमी में कोई इकोनॉमिक फैक्टर में चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ को सेटअप करना होगा। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड अभी कुछ साल पहले आपने देखा था जीएसटी, है ना, जीएसटी को जो है इम्प्लीमेंट किया गया। तो जैसे ही जीएसटी आई तो उसके अकॉर्डिंग हर प्रोडक्ट की टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हमारे अलग अलग स्टेजेस पे लगते थे उनको अब एक ही टैक्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया और एक ही टैक्स अब आपका हर प्रोडक्ट पे आ रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट आपकी पॉलिटिकल एंड लीगल जो है आपका फ्रेमवर्क है। जो भी आपकी पॉलिटी चलेगी, आपके देश में जो लीगल इन्वायरमेंट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस को सेट करना होगा। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या आ जाते हैं, जो आपकी टेक्नोलॉजी दिन पे दिन डेवलप हो रही है। पहले 2G थी, फिर 3G 4G 5G आ गई है। अब नेक्स्ट जनरेशन आपकी 6G पे भी काम चल रहा है, AI आ गए हैं, ChatGPT। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है टाइम टू टाइम, इसके अकॉर्डिंग भी आपको अपने बिजनेस प्रमाइसेस में कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ते हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंट में अगर कुछ चेंज हो रहा है टैक्स स्ट्रक्चर में या उनकी बिजनेस पॉलिसीज़ में, तो उनके अगर हमें सर्वाइव करना है अपने बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ ग्लोबल बिजनेस में, तो उनके अकॉर्डिंग अपने आप को हमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चेंजमेंट करना पड़ेगा। सोशियो कल्चरल, आपकी कल्चर में जो कोई चेंज आ रहा है इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जांपल आप देखते हो जैसे फेस्टिवल्स के टाइम, अलग अलग फेस्टिवल्स के टाइम अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस की डिमांड रहती है। तो उसी कल्चरल आपकी के अकॉर्डिंग, कल्चर या सोशल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपने टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में कुछ चीज़ें इंक्लूड और एक्सक्लूड करनी पड़ती है। डेमोग्राफिक में आप अभी इसको डीपली आगे पढ़ाएंगे। डेमोग्राफिक में आपका पॉपुलेशन आ जाता है, इनकम लेवल आ जाती है ना, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, इन सब चीज़ों को देखते हुए और उसी के अकॉर्डिंग, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी कंपनीज के प्रोडक्ट और सर्विसेज में कुछ ना कुछ एडवांसमेंट और चेंजमेंट करना पड़ता है। तो कहने का एक शॉर्ट एक हमारा वो है मतलब कि हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ बिजनेस होते हैं और इनके अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस को चेंज करना होता है। ठीक है। लेकिन जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इनको आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मैक्रो एक इन्वायरमेंट है, इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस पॉलिसीज़ और अपने स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन को चेंजमेंट करना पड़ता है। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। इस तरीके से देखिए डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है? दीज आर फैक्टर्स एग्जिस्टिंग आउटसाइड बिजनेस एंड बियॉन्ड इट्स कंट्रोल टू ए लार्ज एक्सटेंट। ठीक है। इन पे हमारा जो है कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। द एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट इज क्लासिफाइड अगेन इनटू माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है। तो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कितने पार्ट में बांटा गया है? माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है। जो हमारे कह सकते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये पार्ट है। देखिए जो आपका कह सकते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, अभी आपको बताएंगे आगे चल के, उसके भी 3 पार्ट्स हैं। सोशल आ जाता है इसमें, टेक्नोलॉजिकल आ जाता है, इकोनॉमिक आ जाता है, इकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स इसमें हमारे आ जाते हैं। ठीक है। माइक्रो में आपको बताया था मैन, मटेरियल, ठीक है, जिन पे हमारा डायरेक्ट एंड इंटीमेट इम्पैक्ट ऑन द फर्म का जो है हमारा कह सकते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट हल्का सा कह सकते हैं उन पे हमारा इन्फ्लुएंस हो। जैसे सप्लायर्स है, सप्लायर्स को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, अपनी रॉ मटेरियल की डिमांड के अकॉर्डिंग उनसे हम रॉ मटेरियल का जो है सप्लाई करवा सकते हैं। कस्टमर्स हैं, ठीक है, इसको हम जो है ऑल्सो जो कह सकते हैं नोन एज ए टास्क इन्वायरमेंट, यानी ये जो हमारा इन्वायरमेंट है माइक्रो, मेन टास्क हमारा इसी इन्वायरमेंट में हो रहा है, तो इसे टास्क इन्वायरमेंट या ऑपरेटिव इन्वायरमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। ये पॉइंट आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार क्वेश्चन आपके जो है असर्शन रीज़न के थ्रू आपके एग्ज़ाम में आता है और आ चुका है। इसको क्या कर देते हैं एग्जामिनर्स, उल्टा करके लिख देते हैं। ठीक है।
जैसे आपका यहाँ पे ये क्या कहते हैं, इस स्टेटमेंट को बना देंगे जहाँ पे जैसे लिखा है द माइक्रो, यहाँ पे लिख देंगे द मैक्रो इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज टास्क इन्वायरमेंट और ऑपरेटिव इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अब आपको इसको ट्रू और जो है फॉल्स के रूप में पहचानना होगा। तो आपको पता होना चाहिए मैक्रो नहीं, माइक्रो इन्वायरमेंट को हम एज ए टास्क इन्वायरमेंट एंड ऑपरेटिव इन्वायरमेंट मानते हैं, क्योंकि इसी में मेन ऑपरेशन हमारा हो रहा है जो हमारा बिजनेस से रिलेटेड है। कस्टमर्स इसी में हैं, सप्लायर्स इसी में हैं हमारे, ठीक है, इंटरमीडियरीज इसी में वर्क कर रहे हैं, कंपटीटर्स इसी में हैं। तो ये देख सकते हैं ये हमारा सारे जो ये हैं, ये सारा हमारा जो इन्वायरमेंट है ये हमारा माइक्रो है, और इसी को हम टास्क या ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेन टास्क हमारा बिजनेस में इसी इन्वायरमेंट में फुलफिल हो रहा है। ठीक है, और मैक्रो इन्वायरमेंट जो होता है नीडेड नॉट अफेक्ट ऑल द फर्म इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन द इक्विपमेंट। और जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है हर इंडस्ट्री को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है। ज़रूरी नहीं है कि जो इफ़ेक्ट आपके किसी एक इंडस्ट्री पे पड़ रहा हो मैक्रो इन्वायरमेंट में चेंज होने पर वही आपका जो कह सकते हैं अलग तरीके दूसरी इंडस्ट्री पे भी वही इफ़ेक्ट पड़े। ठीक है, क्योंकि हर इंडस्ट्री के जो माइक्रो इन्फेक्टर्स हैं वो अलग अलग होते हैं, सबके कस्टमर्स अलग होंगे, सप्लायर्स अलग होंगे, क्योंकि उनका बिजनेस भी अलग है, अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स होंगे, कंपटीटर्स, अब सर्विस में सेक्टर में अलग कंपटीटर्स होंगे, गुड्स की प्रोडक्शन सर्विसेज में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में अलग तरीके के आपके कंपटीटर्स होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा पर्टिकुलर जो होता है माइक्रो फैक्टर्स ऑफ हमारे इन्वायरमेंट होते हैं वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री वाइज इक्विवेलेंट मैनर काम नहीं करते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक जैसा इफेक्ट आपकी इंडस्ट्री में डालें। ठीक है, दूसरा हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट आता है जिसको कि हमने बताया था आपको, ये इफेक्ट करता है द इंडस्ट्री एज होल एंड इज नोन एज मैक्रो इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जनरल इन्वायरमेंट, है ना। तो अब आपने देखा कि जो हमारा जो माइक्रो था उसे हम ऑपरेटिव इन्वायरमेंट बोलते हैं और जो मैक्रो है इसे हम जनरल इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इन स्टेटमेंट को असर्शन और रीज़न में आपको चेंज करके दे सकते हैं। जहाँ मैक्रो एज ए जनरल माना जाता है और वहाँ पे आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि मैक्रो इन्वायरमेंट ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिव इन्वायरमेंट, तो आपको फॉल्स करना है, या इसको घुमा के लिख देंगे कि माइक्रो इन्वायरमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज ए जनरल इन्वायरमेंट। नहीं, तो आपको क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि माइक्रो इन्वायरमेंट हमारा क्या है, ऑपरेटिव इन्वायरमेंट है, और मैक्रो जनरल इन्वायरमेंट है। क्यों ऐसा क्यों है कि ऑपरेटिव इन्वायरमेंट क्या होता है, हर इंडस्ट्री वाइज जो होता है डिफरेंट होता है, जो उसका इफ़ेक्ट है आपकी हर इंडस्ट्री पे अलग अलग होगा। लेकिन जो हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट है ये एक जनरल इन्वायरमेंट है, इसमें जो भी चेंज होगा वो ऑल ओवर इंडस्ट्रीज़ पे सेम इफेक्ट डालेंगी, इसलिए इसे हम जनरल इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे कि इसका जो हमारा एग्जाम्पल है अभी रिसेंटली सबसे अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। तो जब जीएसटी आया ना तो इसने सारी इंडस्ट्रीज़ को एज ए होल, मतलब पूरी सारी इंडस्ट्रीज़ को एक जैसा इफेक्ट डाला। ठीक है, तो इस तरीके के जो चेंज आते हैं वो हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो अब आगे जो है हम देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल्ड में, जो मेरी खुद की मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, अब मैं उस पर आपको ले जाती हूँ। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे अब हमें बताना था कि जो हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट है उसके दो पार्ट हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके कि दो पार्ट थे। पहले हम उसे डिवाइड करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल में, फिर हम जो है एक्सटर्नल को दो पार्ट में बांटा था हमने, माइक्रो एंड मैक्रो में। अब हमें पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक, तो इसके दो पार्ट आपके आते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जितों कि हमने इनको पिछली क्लास में डिस्क्राइब किया था कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होते हैं, जो जिनका रिलेशन, ठीक है, मनी से हो रहा हो। ठीक है, द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इंक्लूड्स इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स।
ऑफ कंट्रीज विच इज़ रिलेटेड विथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनी। और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो आपके इकोनॉमिक नहीं हैं, और इसमें सोशल, डेमोग्राफिक, आपके कल्चरल ना, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल फैक्टर्स आपके इंक्लूड हो जाते हैं आपके किसमें, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। तो मेनली आपका क्रक्स क्या है इसमें, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट विच इज़ रिलेटेड विथ मनी, एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट which is not related with money but social, cultural, demographic, technological, legal, political factors which is influence your business as a whole industry। ठीक है, तो अब आगे हम लोग चलते हैं। ये मेरे आप नोट्स हैं, इसको आप जो है पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपको बताया था 3 फैक्टर्स इंक्लूड है। फर्स्टली है इकोनॉमिक कंडीशंस, सेकंड है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और थर्ड है इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशंस वो होती हैं जिसके थ्रू आप अपनी आर्थिक स्थिति का पता लगाते हो। जैसे एक फैमिली की आर्थिक स्थिति का पता हमें कैसे लगता है, उनकी इनकम से, उनके प्रोडक्शन से, उनके कैपिटल एडवांसमेंट्स के थ्रू। ठीक है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, जो कह सकते हैं आप लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है। इसी तरीके से हर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन का आइडिया हमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू पता लगता है। सबसे पहले है आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी ऑल ओवर इन इकोनॉमी की कितना प्रोडक्शन है। ठीक है, सेकेंड फैक्टर है आपका पर कैपिटा इनकम, यानी कि आपकी पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन इनकम कितनी है। ठीक है, मार्केट्स कितने अवेलेबल हैं आपके यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज की, किसी की कोई आपके कह सकते हैं डेफिशिएंसी तो नहीं है, कितनी कैपिटल्स अवेलेबल है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, आप देखते होंगे आपकी जो है इकोनॉमिक सर्वे आता है हर साल, उसमें आपकी कंट्री का कह सकते हैं जो है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बताए जाते हैं कि आज इतनी है, आज इतनी है। तो ये एक्सचेंज रिज़र्व जो है हमारी जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा उस देश की इंडस्ट्री की कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा उसे माना जाएगा, कंडीशन इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी मानी जाती है। ठीक है, कितना आपकी कंट्री में फॉरेन ट्रेड आ रहा है। ठीक है, कैपिटल मार्केट्स कितने डेवलप हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंडीशंस है हमारे देश की कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस को डिस्क्राइब करने में और हमारे देश की इकोनॉमिक करने में, कंडीशंस को डिस्क्राइब करने में जो है हेल्पफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ रहा है, ये हो गया इकोनॉमिक कंडीशंस, इसको आप ऐसे करके पढ़ के भी देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ का मतलब क्या होता है, नीतियाँ है ना, रूल्स। ठीक है, तो सारे हमारे ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आपके बनाती रहती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होती है, सारे ऑल जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक पॉलिसीज़, है ना। यानी इकोनॉमिक पॉलिसी यानी इकोनॉमिक नीतियाँ या रूल्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम बनाई जाती हैं, हर चीज़ से अलग अलग। जैसे अब आपके देश में बिजनेस चल रहे हैं तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ जाती है। ठीक है, फिर आपके देश का जो बजट आता है जिसमें कि आपकी पब्लिक एक्सपेंडिचर, डेप्ट एंड टैक्सेशन से रिलेटेड होता है, सारी रूल्स रेगुलेशन, है ना, तो वो आपका आ जाता है फिस्कल पॉलिसी। फिर आप आगे देखोगे कि आपका आ जाता है कह सकते हैं आपकी आरबीआई की आती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, आपकी आ गई मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें कि अलग अलग फैक्टर्स होते हैं आपकी इकोनॉमी को की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें आपके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव, है ना, और क्वालिटेटिव में अलग अलग आपके क्या टूल्स हैं कंट्रोल करने के, और क्वांटिटेटिव में अलग अलग है। इसमें से कुछ आपने सुने भी होंगे, अभी आप आगे पढ़ोगे इन चीज़ों को। CRR क्या है, SLR क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, MSF क्या है ना, मार्केट स्टेबिलिटी
रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके की ये चीज़ें हैं। बैंक रेट्स क्या है ये आपको आगे आपके जब इसमें आएगा आपकी यूनिट में उसमें आपको डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे अभी इसमें डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं या किसी एक अलग वीडियो में बना के, ठीक है, नहीं तो ये आपका लंबा हो जाएगा, ठीक। तो अब आप देखोगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज़, ये सारी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इनमें चेंजिंग की जाती है टाइम टू टाइम, और फॉर द डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमिक सिनेरियो, पॉलिटिकल एक्सपेंडेंसी एंड द चेंजिंग रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे आपकी इंडस्ट्री में या आपकी इकोनॉमी में चेंज होता है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये पॉलिसीज़ भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। जो जिसमें से कि हमारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं अभी बताया। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में क्या है, हमारी इंडस्ट्री और बिजनेस से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशंस आपके लिखे होते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं। फिजिकल पॉलिसी में क्या आता है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड पब्लिक डेब्ट। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी आपको ये पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड विथ पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड पब्लिक डेब्ट। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो दिस पॉलिसी इज रिलेटेड विथ प्रिंसिपल रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर विच इज डायरेक्टली कंट्रोल द इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज ऑफ कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी क्या है आपकी, ये पॉलिसी, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पॉलिसी जो आपकी फिजिकल पॉलिसी है इसे कौन बनाती है, तो ये आप में क्वेश्चन आएगा, तो ये आपके आ जाएगा गवर्नमेंट, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी हमेशा इंडियन गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी आपको कौन बनाती है, आरबीआई। तो इस पे असर्शन रीज़न आएगा कि आपका जैसे ए असर्शन दे देंगे फिजिकल पॉलिसी इज जो है प्रिपेयर बाय आरबीआई, है ना। दूसरा लिख देंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी इज प्रिपेयर बाय गवर्नमेंट, है ना। तो ये आपको इसमें आपको सही करना होगा कि जैसे क्वेश्चन आता है ए सही है ना, बी सही है, दोनों बोथ आर ट्रू या बोथ आर रॉन्ग। तो आपको ये पता होगा जब, तो आप अपना आसानी से इसमें ऑप्शन चूज करोगे। वो तो फिजिकल पॉलिसी इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट, है ना, ऑफ इंडिया, और मॉनेटरी पॉलिसी इज गवर्न, या आप कह सकते हैं कि प्रिपेयर बाय आरबीआई, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या इंक्लूड होता है, ऑल दोज एक्टिविटीज एंड इंटरवेंशंस दैट एम एट स्मूथ सप्लाई ऑफ क्रेडिट ऑफ बिजनेस एंड बूस्ट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होता है कि हमारे देश में भी कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं और हम लोग भी किसी अदर जो फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी हमारी कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं, उसे वो हमारा आता है किसके अंदर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ क्या है, जो हमारी कुछ चीज़ों में हमारी इंडियन कंट्री को एक्सपर्टाइज अवेलेबल है कुछ प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में अच्छी, जैसे कि हमारा इसका अच्छा एग्जांपल है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हम बाहर के देशों से मंगाते हैं, है ना, इंपोर्ट करते हैं, फिर उनसे हम अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको चेंज करते हैं हम पेट्रोल डीजल गैस में, और फिर उसको यूज़ करते हैं। और हमारे देश से जो है ज्वेलरीज वगैरह और हमारे जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनका हमारे इंडिया के पास ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, तो ये चीज़ें जो है फॉरेन कंट्रीज़ हमारे यहाँ से इंपोर्ट करती हैं। तो इस तरीके से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन, टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका प्रोसीजर क्या होगा, कोई बैरियर आ रहा है तो उससे रिलेटेड, उन्हें कंट्रोल करने से रिलेटेड सारी चीज़ें, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह क्या होंगी, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी में हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ थी। अब तीसरा मेन फैक्टर्स आ रहा है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या सिस्टम। इसमें आपकी मेनली 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर है। पहला है आपका कैपिटल इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे कि आप जानते हो जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 5 है मेनली, है ना, मैन, मटेरियल, मनी, लैंड एंड मैनेजमेंट। इन पांचों चीज़ को मिला के हमारे किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एक फुटवेयर कंपनी खोलोगे,
प्रोडक्शन के लिए, तो सबसे पहले आपको लेबर चाहिए। सबसे पहले आप लैंड ढूंढोगे कि हमें कहाँ पे अपना इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है। अगर आपको लैंड मिल गया, फिर आप मैन ढूंढोगे। मैन यानी लेबर, कौन से व्यक्ति उस काम को करेंगे। इसके बाद आप मशीनरीज ढूंढोगे। फिर इन सब चीज़ों को लाने के लिए आप मनी चाहिए। अब जब ये चारों चीज़ें हो जाएंगी तो आपको एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो इन सभी काम को मैनेज करे, है ना, उसे हम मैनेजर बोलते हैं। तो जब इन चीज़ों पर फैक्टर्स पे हमारे प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप हो, वो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। सेकंड हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब इन्हीं 5 फैक्टर्स पे जब हमारी गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट की ओनरशिप हो, तो वो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पे हमारा पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही इंडस्ट्रीज को एग्जिस्टेंस के करके वर्क करती हैं, वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है ना। तो अब आपका इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की इंडस्ट्री है, किस टाइप की सिस्टम को अपनाती है। तो आपको ये बताना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी हैं और पब्लिक सेक्टर की भी कंपनीज अवेलेबल हैं, और दोनों लोग मिलके आपकी कह सकते हैं आपकी इंडियन इकोनॉमी के लिए वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल रेलवे क्या है? आपका पब्लिक सेक्टर में आता है। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में का सबसे बड़ा एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है। अडानी पावर्स हैं, अडानी से रिलेटेड जितनी है, टाटा है ना, टाटा मोटर्स हैं। अब तो टाटा मोटर के 2 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है। अब जैसे कि LIC है, ये आपकी किस में आ जाती है? पब्लिक सेक्टर में। ठीक है। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आपके इंडियन इकोनॉमी में किस टाइप की इंडस्ट्रीज? पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही इंडस्ट्रीज आपको को एग्जिस्टेंस के रूप में मिलेंगी और दोनों ही मिलके वर्क करती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल या क्वेश्चन, तो इंडियन इकोनॉमी विच टाइप इकोनॉमी? तो मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। अच्छा, अब जो ये हमारा जो है ये तो हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है। तो जो हमारे नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के जो है अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसमें मेन हमारे 5 पार्ट्स हैं। सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका कह सकते हैं लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा कह सकते हैं आपके टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बाद डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। ये आपके मेन 5 नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सारे आपके मेन इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं जो कि जिनसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो हमारे आज फैक्टर्स कंप्लीट ही करवा लें, ठीक है। आपको अगर वीडियो लंबा लगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा, ठीक है, पढ़िएगा इसको। तो आप शुरू करते हैं। अच्छा, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जैसे कि नाम से ही आपको शो हो रहा है कि इसमें आपके ऐसे इन्वायरमेंट आ रहे हैं जिनका इकोनॉमी में मनी से कोई रिलेशन ना हो। इसमें पहला है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल का मतलब क्या होता है? सोसाइटी, समाज, है ना। तो समाज में जो हमारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, पॉवर्टी है, लिटरेसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, एक्सेट्रा, ये सारी ही चीज़ें आपके सोशल इन्वायरमेंट में इंक्लूड होती हैं। आप इसे नोट भी कर लेना, ठीक है। क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें इस तरीके से बनेंगे कि कोई एक आपका दे देंगे फैक्टर और पूछेंगे कि किस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना। जैसे आपसे क्वेश्चन में आ गया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट आर रिलेटेड विच इन्वायरमेंट, है ना। तो नीचे ऑप्शन दे देंगे सोशल इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा सोशल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इसे आप रट लीजिएगा, जिनका मतलब समाज में आ जाए। कस्टम्स, ट्रेडिशन, वैल्यू, बिलीफ, पॉवर्टी, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारे ही हमारे सोशल इन्वायरमेंट के पार्ट है ना। The social structure are the value that a society chooses have a considerable influence on the
फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस फर्म। ठीक है, तो ये सारे ही फैक्टर्स हमारे बिजनेस फर्म के फंक्शन पे गहरा इफेक्ट डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टम हो गया, तो किस देश में क्या कस्टम है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की पब्लिक जो है आपकी गुड्स और सर्विस को अवेल करती है ना। जैसे हमारे देश में मोस्टली जगह पे कस्टम है कि हम जो है पूजा पाठ में ब्लैक कपड़ों को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो जब आप देखोगे सीज़न आता है दशहरा, दिवाली, इस समय आपके ब्लैक कपड़ों की डिमांड कम होती है ना। तो इस तरीके के कुछ हर देश में कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, जैसे उसको फॉलो करते हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बिजनेस सोसाइटीज़ के साथ जो आम पब्लिक है, कस्टमर्स हैं, वो उनके साथ जुड़ती हैं। तो ये चीज़ें आपकी सारी किस में आ जाएंगी, सोशल इन्वायरमेंट में। यानी सोशल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होगा तो वो आपके बिजनेस के ग्रोथ पर इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। चाहे वो कस्टम्स में चेंज हो, ट्रेडिशंस में चेंज हो, है ना, वैल्यूज़ में चेंज हो। जैसे आप देखते हो ट्रेडिशंस, कपड़ों का ट्रेंड हमेशा ही बदलता रहता है, आपके फैशन का ट्रेंड हमेशा ही चेंज होता रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखते हो कंपनीज़ को अपनी जो है आउटफिट्स में चेंजमेंट लाने पड़ते हैं, है ना। अगर वो पुरानी एक ही चीज़ पे चलते रहेंगे तो उनके आउटफिट्स हमारे आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएंगे, और फिर वो अगर उसके ट्रेंड के साथ फॉलो नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस हाउस भी आउट ऑफ ट्रेंड चला जाएगा, है ना। लिटरेसी, जहाँ जैसे पढ़े लिखे लोग जितने ज़्यादा होंगे उस हिसाब से उनकी डिमांड अलग हो जाती है। इलिटरेट लोगों की डिमांड थोड़ी एडवांसमेंट में कम होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, जो जितना ज़्यादा जिएगा, तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं आपकी जो है बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। फॉर एग्जांपल आपका देखिए कोई फेस्टिवल सीजन चल रहा है ना, तो वहाँ पे आप देखोगे क्या डिमांड बढ़ जाती है, लोग नए नए कपड़े लेते हैं, स्वीट्स लेते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, etc, है ना। और जब आपका ऑफ सीजन होता है तो आपकी नॉर्मल डिमांड होगी इनकी, लेकिन फेस्टिवल के टाइम में आप देखोगे मार्केट्स पूरा भरा पड़ा होगा, बहुत सारी भीड़ होती है इन्हीं चीज़ों के लिए। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, और जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ती जाएगी तो कस्टमर्स आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस ऑफ द क्वालिटी। अब जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ती है तो लोग क्वालिटी की तरफ जाते हैं, ना कि क्वांटिटी की तरफ। लेकिन जब लिटरेसी रेट कम होती है तो लोग क्वालिटी ना देखकर उसकी प्राइस पर या क्वांटिटी पर जाते हैं। ठीक है, फैमिली कंपोजिशन का भी चेंज, अब जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं, सिंगल चाइल्ड कंसेप्ट आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी डिमांड रेट्स और आपकी जो कहते हैं डिमांड का टाइप भी चेंज हो रहा है। ठीक है, दिस इज इंक्रीज द डिमांड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसहोल्ड गुड्स। इट्स मेड बी नोटेड दैट कंजप्शन पैटर्न एंड द ड्रेसिंग एंड लिविंग स्टाइल ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर वेरी सिग्निफिकेंटली। तो जैसे जैसे इन चीज़ों में चेंज होगी तो कस्टमर्स की डिमांड में, ड्रेसिंग सेंस में, लाइफ स्टाइल्स में, उनके रहन सहन के तरीके में, लाइफ स्टाइल में चेंजमेंट होगा, और जिसका कि सिग्निफिकेंट हमारा इन्फ्लुएंस पड़ता है किस पे, हमारे बिजनेस हाउस या बिजनेस कंपनी पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है, तो अब आप इसको समझ लीजिए और आप वीडियो पॉज करके इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। शॉर्ट में नोट्स बनाना सीखिए। ऊपर डाला सोशल इन्वायरमेंट, अब आपने समझ लिया है अब यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड है, ये सारे फैक्टर्स आप लिख लो, है ना, एक एक ऐसे शॉर्ट पॉइंट बना के। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। से आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा जो हमारे देश की पॉलिटी चल रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इनमें जो भी चेंज आएगा वो हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे इंक्लूड होगा, है ना। तो दिस इज इंक्लूड पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एटीट्यूड टुवार्ड्स द बिजनेस। अब जैसे अलग अलग टाइप की कहते हैं गवर्नमेंट आती है तो वो अलग अलग चीज़ों को प्रमोट करती है। ठीक है, जैसे कि अभी आपका जो सिस्टम चल रहा है आपके यहाँ, जो मोदी गवर्नमेंट है, ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, आपकी ईवी सेक्टर, इनको ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो उनसे रिलेटेड बिजनेस, नए नए आइडियाज़, उन्हें नए नए टैक्स हॉलीडेज़ और ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, है ना। तो जैसे जैसे पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती है, उनके बिजनेस करने का आइडिया और जो कहते हैं मोर इम्पोर्टेंस वो किस चीज़ को दे रहे हैं, किस तरफ वो लोग जा रहे हैं, उसी तरफ हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और कह सकते हैं
आपका जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कंडीशंस एंड पॉलिसीज चेंज हो जाती है। यानी सरकार जिस तरफ देखेगी उसी तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए जब हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है। ऑल दीज आस्पेक्ट हैव ए बियरिंग ऑन द strategies adopted by the business firm. The stability of government also influence business and related activities to a great extent. ठीक है, तो यह जैसे कि आपने ये समझ लिया, जो आपकी आइडियोलॉजी होगी पॉलिटिकल पार्टी की उसी के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और उसके ऑपरेशंस इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप में को इसमें से कुछ ना क्लियर हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बाकी आप ये सारे नोट्स में है, नोट डाउन है, इसे आप समझ लीजिएगा, अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। लीगल इन्वायरमेंट आ गया। अब लीगल इन्वायरमेंट आपको पता है जो हमारे यहाँ का लीगल फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो अलग अलग जितने भी लॉ आते हैं वो सारे आपके लीगल इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं। कोई भी लिखा उसके आगे लिखा हो फला फला एक्ट, ये ईयर, यानी वो लीगल इन्वायरमेंट है ना। तो ये हमारे लॉ हमेशा चेंज होते रहते हैं, ये भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। दिस रिफर्स टू सेट ऑफ लॉ रेगुलेशंस विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर ऑपरेशंस। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू ओबे एंड वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। ठीक है, तो जितने भी लॉ हो आप ये देखोगे लिखा है कंपनी एक्ट 1956, अब ये चेंज होके कंपनी एक्ट 2013 हो गया है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, द फैक्ट्री एक्ट 1948। तो इस तरीके के जो भी एक्ट दिखे आपको जहाँ पे ये इस तरीके से लिखा हो एक्ट और फला फला ये ईयर, तो ये आपका इंक्लूड किस में आ जाएगा, आंख बंद करके आप इसे लीगल इन्वायरमेंट में इंक्लूड कर दोगे। ठीक है, देखिए कितने सारे एक्ट के नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं, इसको आप देख सकते हैं। अभी आपके एक एक्ट में चेंज हुआ है, अभी आप आगे पढ़ोगे। अभी तक हमारा चला आ रहा था इनकम टैक्स एक्ट 1962। ठीक है, 2025 के जो है आपका फाइनेंशियल बिल आया था उसमें ये एक्ट एक नया चेंज होके आ गया है। अब जो है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1962 ना होके इसकी जगह आपका एक्ट आएगा इनकम टैक्स एक्ट 1926। ठीक है, या 25 है, ये ईयर में थोड़ा कंफ्यूजन है, 25 में आया है तो 25 के ही नाम से है ये। और ये आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से, यानी कि ये ईयर जो आपका चल रहा है इसमें 1 अप्रैल 2026 से आपका एक नया एक्ट जो है कह सकते हैं इन्फोर्स में आ गया है, जो कि किसकी जगह आया है, इनकम टैक्स एक्ट 1962 की जगह पे। और इसी के अकॉर्डिंग अब आपके आगे टैक्स का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो जहाँ भी आप देखो कि एक्ट और ईयर दिया है वो सारा ही आपका लीगल इन्वायरमेंट में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और इन सब चीज़ों के अलावा जो है और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हो रहा है, कोई जुडिशियल डिसीजंस आ रहे हैं आपके, जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कुछ डिसीजंस आते रहते हैं, ये सब भी आपका लीगल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। ठीक है, यानी लॉ से रिलेटेड, आपकी जो कह सकते हैं आपके कोर्ट से रिलेटेड, जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी, चेंजमेंट होगा, वो सारा ही आपका लीगल इन्वायरमेंट में इंक्लूड माना जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जैसे अब आपको पता ही चल रहा है टेक्नोलॉजी, ये तो सब लोग इससे परिचित हैं। टेक्नोलॉजी तो का तो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल हर किसी की लाइफ में, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो या शॉपकीपर्स हो। ठीक है, लोग आजकल अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का भी हेल्प ले रहे हैं, है ना। अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस को जो है आगे शेयर करने के लिए भी आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे टेक्नोलॉजी में चेंज होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारे सारे बिजनेस स्ट्रक्चर्स भी चेंज हो जाते हैं। पहले आपने देखा होगा कि आपको अगर किसी से कुछ सीखना होता था तो आपको वहाँ जाना होता था, उनके घर पे जाके, या उनका कोई भी क्लासेस चल रही हो वहाँ पे आपको ऑफलाइन बेसिस पे जाना होता था।
आजकल ये टेक्नोलॉजी का ही जो है एडवांसमेंट का ही हमें फ़ायदा मिल रहा है कि कहीं भी बैठ के कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को पढ़ा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी की चेंजमेंट का इफ़ेक्ट भी हमारी इंडस्ट्रीज़ पे पड़ता है। जैसे पहले 2G सिस्टम आया, पहले मोबाइल फ़ोन्स ही नहीं थे, फिर उसके बाद लैंडलॉर्ड सिस्टम आया, है ना, कह सकते हैं वायर वाले। अब क्या है, वायरलेस उसके बाद आ गए, वायरलेस सिस्टम आ गया, छोटे छोटे नोकिया का फ़ोन सबसे पहले आया। उसके बाद धीरे धीरे हमारा ये मल्टीमीडिया आया, जिसमें कि आपके 2G 3G 4G 5G आते आते अब आप वीडियो कॉल कहीं पे भी कर सकते हो, इस तरीके की चीज़ें। तो ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आपकी देश की बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करता है, इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में। अब आ गया डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक का मतलब होता है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन है उस वो किस टाइप की है, उनका साइज़ कितना है, उनकी डेंसिटी कितनी है, उनका ग्रोथ रेट कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है। अब जैसे आपका कह सकते हैं जियोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपका डेमोग्राफिक में आता है ना, जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपके 4 पार्ट हो गए इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट इस टाइप के। तो डेमोग्राफिक जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन रेट है ना, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाती हमारी डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में। देखिए लिखा भी है यहाँ पे, दिस रिफर्स टू द साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ population. All these factors have a direct bearing on the demand for various goods and services. For example, a country where population rate is high and children constitute a large section of population, so then there is a more demand for baby product. ठीक है, तो जहाँ पे आपका जो ग्रोथ है पॉपुलेशन में, अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो चाइल्ड जो बच्चों के यूज़ वाले प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। ओल्ड एज लोग ज़्यादा होंगे तो उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा होंगी। अगर आर्मी में लोग ज़्यादा होंगे तो उनसे रिलेटेड चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हमारा अच्छा, किसी आप देखते हो इंडिया के किसी क्षेत्र में ऑल ओवर ईयर कोल्ड का सीज़न रहता है, तो वहाँ पे कोल्ड वाली चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। कई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपका जो कह सकते हैं इक्वेट वाला सीज़न होता है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, तो नॉर्मल चीज़ों की वहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट और डेमोग्राफिक पॉपुलेशन डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, आपका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा ही आपका डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका एक लास्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब आपका जो नेचर चल रहा है, नेचर मतलब आपका खुद का नेचर नहीं, जो प्रकृति है, जो आपका ये इन्वायरमेंट मेन इन्वायरमेंट जिसमें आप सांस ले रहे हो। जैसे आप देखोगे कभी ग्लोबल वार्मिंग की सिस्टम आ रहा है, समस्या आ रही है, वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। तो इस तरीके की जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है ना, यहाँ पे हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट से कंसिस्ट हो रहा है, जो कि आपके आसपास है, सर्दी गर्मी बरसात ये चीज़ें हैं। तो ये जो हर जगह की आपका इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट अलग अलग है। तो ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, आपके नेचुरल इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये आज हम अपने इस क्लास को यहीं तक सीमित करते हैं। और आपको इसमें अगर किसी चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू गाइस।